A very good morning to all of you. Welcome to Dr. Amit Academy, and we'll start with the case study for the year 2019. जैसा कि आप सब जानते हैं, in the case study we are following a certain approach, we are following a certain uniform pattern, वे uniform format जिससे हम case studies को solve करते हैं. देखिए 2025 से लेकर अभी 2020 तक की जो केस स्टडीज थी उसमें जनरली आपको सॉरी उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चंस मिल रहे थे. अब जो आगे की हमारी केस स्टडी है 2013 तक, 2019 से 2013 तक, तो इन केस स्टडीज में हमें कुछ जो मतलब केस स्टडीज भी आपको सिंपल लगेंगी और दूसरा क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े अलग मिलेंगे. तो हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चंस में जो पूछा गया है उसके हिसाब से अपनी केस स्टडी में हम लोग अप्रोच करेंगे और उसको आंसर करेंगे. तो फॉर्मेट आप सबको अभी तक याद हो गया होगा. आई डोंट थिंक कि अब इसको और रिपीट करने की जरूरत है. तो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट केस स्टडी से. चलिए. So you are heading the rescue operation in an area affected by severe natural calamity. ठीक है, तो severe natural calamity आई है और आप रेस्क्यू ऑपरेशन हेड कर रहे हैं. आप लोगों ने वीडियो पॉज करके केस स्टडी को अच्छे से पढ़ लिया होगा, आई बिलीव. Now, when there is a natural calamity, that means NDMA Act 2005. ठीक है. So, while writing its problem statement, you may write that I being the district collector or being the public servant, not public servant, district collector would be the right word. I being the district collector is the ex officio chairman of District Disaster Management Authority under NDMA Act 2005 will take some steps like ऐसे ये following steps, और ऐसे करके तुम आप इस तरीके की अगर केस स्टडी आती है ये वाला पैटर्न फॉलो होता है तो इसमें हम सिंपली ऐसा इंट्रोड्यूस करके सीधा आंसर दे सकते हैं. अच्छा, एक दो चीजें और आप लोगों को ध्यान रखनी है. एक तो केस स्टडी में आप जितने एग्जाम्पल्स दे पाओ, ठीक है, उतने एग्जाम्पल्स अच्छे हैं. हम जैसे जो केस स्टडीज कर रहे हैं हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हम कोई एक्ट डाल सकें, कोई लॉ की बात कर सकें. ठीक है, आपके एग्जाम में उस केस स्टडी से रेलेवेंट अगर कोई आपको एग्जाम्पल ध्यान आ रहा हो या कुछ है तो वो आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा. और केस स्टडी में मतलब ज्यादातर काम एग्जाम्पल्स का ही होता है, तो अपनी केस स्टडीज में कुछ एक एग्जाम्पल आप सेलेक्ट करके रखिए और आप उसको वहाँ यूज कर सकते हो. जैसे यहाँ पे हम NDMA एक्ट यूज कर रहे हैं. ठीक है, अगर क्या बोलते हैं कुछ इस तरीके के कंक्लूजन में क्या कोई रिसेंट कोई डिजास्टर आया होता, अभी तो हाल फिलहाल में न्यूज में ऐसा खैर कुछ नहीं सुनने को मिल रहा है, तो हम वो यूज कर सकते हैं. तो चलिए. सो यू आर द रेस्क्यू You are heading the rescue operations in an area affected by severe natural calamity. Thousands of people are rendered homeless and deprived of food, drinking water, and other basic amenities. Rescue work has been disrupted by heavy rainfall and damage to supply route. अब देखो यहाँ सीधा दिख रहा है कि इन्होंने पूछा है रिक्वायर्ड एक्शन क्या है. ठीक है, तो लोग होमलेस हो गए, ऐसी चीजें निकालनी है. लोग हो गए हैं होमलेस, तो इनके लिए आपको शेल्टर जो मतलब कैंप है, कैंप जो है वो एक कहते हैं ना टेम्पररी कैंप, इनके लिए अरेंजमेंट करने की जरूरत है. और क्योंकि नेचुरल क्लाइमेटी है तो प्लस यू नीड ऑल्सो नीड टू गिव द मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंट इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट एड, इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट एड एंड मतलब और हॉस्पिटल तक ले जाने की फैसिलिटीज हो सके तो मेडिकल असिस्टेंस बेसिकली इन कैंप्स में. तो thousands of people are rendered homeless and deprived of food, drinking water and other basic amenity. Food, drinking water और other basic amenities नहीं है, तो इनकी सप्लाई जो है, इनकी सप्लाई को कहते हैं ना सुनिश्चित करने की जरूरत है, इनकी सप्लाई हो सके ये देखना है. Rescue work has been disrupted by heavy rainfall and damage to supply route.
तो अगर सप्लाई रूट डैमेज है, सपोज रोड से सामान भेजना है या वो डैमेज है, तो यहाँ पे हम हेलीकॉप्टर सर्विसेज को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, हर एक के साथ हमारे अपने सॉल्यूशंस ऑलरेडी सिर्फ इसको मतलब तैयार हो चुके हैं पढ़ते हुए। द लोकल पीपल आर सीथिंग विद एंगर अगेंस्ट द डिलेड लिमिटेड रेस्क्यू ऑपरेशन। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोकल पीपल है वो गुस्से में है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लिमिटेड हो रहा है। एंड व्हाट इज द रीजन कि रेस्क्यू ऑपरेशन लिमिटेड हो रहे हैं? क्योंकि रेनफॉल की वजह से जो कनेक्टिविटी है वो टूट गई है। व्हेन योर टीम, अब तो आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस को फास्टिंग करने की जरूरत है। और दूसरा, इफ बाय एनी रीजन क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है और आपके पास प्रॉपर टीम की कमी है, ठीक, तो आप कुछ लोकल जो यंग या यूथ है, ठीक है, उसको अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो हेल्दी हैं, जो भी इफेक्टेड नहीं है, तो लोकल लोगों को आप रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट करने में इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखना इन पॉइंट्स को हम यूज कैसे करेंगे। When your team reaches the affected area, the people there heckle and even assault some of the team member. So heckle and even assault some of the team member. यानी कि लोग बेसिकली नाराज हैं और आपकी टीम पर अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, जिससे गुस्साए हुए लोगों को पैसिफाई किया जाए, उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपकी जज होंगी, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो एम्पैथेटिक, द कम्युनिकेशन शुड बी एम्पैथेटिक। सी में भले ही लोग जो है रेस्क्यू के लिए आए उन पे गुस्सा हो गए हैं, पर बात ये है कि दे आर द पीपल हु माइट हैव लॉस्ट देयर ओन you know own family member, they have lost their home, they are nothing to eat। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये याद में रखना है कि आप लोगों को उनका दर्द भी समझना है। ठीक है, यू शुड नॉट बी लाइक कि नहीं तुमने हमें मारा हम तो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन वो यहाँ पे चाहिए। संवेदनशील, सेंसिटिविटी, बेसिकली आपका जो आप जो भी उनसे बात करें, दे शुड बी सेंसिटिविटी। one of your team member is even severely injured। okay, यानी आपकी टीम पर अटैक हो गया है और इतना अटैक हुआ है कि एक टीम मेंबर सीवियरली इंजर हो गया है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में दो चीजें हो सकती हैं। पहले दो चीजें आपको करनी चाहिए। पहले तो यू नीड टू फर्स्ट सिक्योर इंश्योर द सेफ्टी ऑफ योर टीम। ठीक है, टीम की सेफ्टी आपको इंश्योर करनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि जो पर्सन सिवियरली इंजर हो गया है उसको यू नीड टू इवैक्यूएट सेफली। टीम की सेफ्टी इंश्योर कीजिए और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए आप लीगल बैकअप जैसे पुलिस वगैरह उनका यूज कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे जिसने इस तरीके का मतलब इंजरी दिया है, यू कैन फाइल एन FIR अगेंस्ट दैट पर्सन, बट यू विल नॉट डू मास रिटेलिएशन। आप कुछ स्पेसिफिक जिन्होंने ऐसा कुछ किया है उनके अगेंस्ट FIR करके लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप मास रिटेलिएशन मत कीजिए क्योंकि ये सही नहीं होगा मास रिटेलिएशन करना एट दिस सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। Faced with this crisis, some team member plead with you to call off the operation, fearing threats to their life। कुछ लोगों को लगा कि उनकी लाइफ को थ्रेट है आपके टीम मेंबर्स को, सो बेसिकली उनका क्या हुआ है, मोरल डाउन हुआ है। तो इस लाइन में समझिए यहाँ आपको क्या करने की जरूरत है, यहाँ अपने टीम मेंबर का मोरल हाई करने की जरूरत है, मोरल अपलिफ्टमेंट की जरूरत है जो डिमोरलाइज हो गए। In such circumstances, what will be your response?
हमने तो हर चीज का रिस्पॉन्स दे दिया है। एग्जामिन द क्वालिटीज ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट विच विल बी रिक्वायर्ड टू मैनेज द सिचुएशन। सो सिंपल केस स्टडी, राइट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें निकाली कि जो होमलेस है उनके लिए, अब आपसे पूछा कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ठीक है। चलिए पेज पे करते हैं। पहले देखो क्या क्या निकल के आया, प्रॉब्लम क्या क्या आई सामने, एक बार उसको साइड में ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहली लाइन में क्या था कि डिजास्टर आया हुआ है, ठीक है, नेचुरल क्लैमिटी है। अब नेचुरल क्लैमिटी है तो हमने अपने दिमाग में सोच लिया कि हमारा जो भी आंसर होगा उसके इंट्रोडक्शन में या कहीं ना कहीं हम एनडीएमए एक्ट 2005 मेंशन कर सकते हैं, और इसमें हम ये बता सकते हैं दैट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या की जा सकती है, दूसरी चीज जो यहाँ करी जा सकती है वो ये है कि हम लोगों ने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है कि लोग होमलेस हो गए हैं। जब लोग होमलेस हो गए हैं तो उनके लिए हम लोग शेल्टर होम, टेम्पररी शेल्टर होम या कैंप, शेल्टर होम सही वर्ड नहीं रहेगा, कैंप लगा सकते हैं, ये सही रहेगा, कैंप लगा सकते हैं। दूसरा, बेसिक एमिनिटीज उनको नहीं मिल रही हैं तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, बेसिक एमिनिटीज जब उनको नहीं मिल रही हैं कि आप इंश्योर करेंगे कि फूड, वाटर जैसी जो चीजें हैं वो उन्हें मिले। प्लस आप यहाँ कैंप दे सकते हैं, ड्यूल रेंडर द मेडिकल असिस्टेंस, यू विल गिव देम मेडिकल असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट एड, या कोई और बहुत सीरियस है तो उसे इवैक्यूएट करके कोई नियरली हॉस्पिटल से वहां पे आप एडमिट करा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि हेवी रेनफॉल की वजह से देयर आर डिले इन दी सप्लाई रूट, मतलब देयर आर डिस्ट्रप्शन इन दी सप्लाई रूट। एक बार देख लेते हैं, देयर आर डिस्ट्रप्शन इन दी सप्लाई रूट, ठीक है, डैमेज टू दी सप्लाई रूट, सप्लाई रूट में डैमेज हो गया है एंड डिस्ट्रप्शन। तो यहाँ क्या किया जा सकता है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ जो डैमेज टू सप्लाई रूट हुआ है। एग्जाम में इस तरीके से नहीं, मैं बस आपको बता रही हूँ कि रफ ड्राफ्टिंग इस तरीके से करी जा सकती है इस क्वेश्चन की। डैमेज टू सप्लाई रूट, उसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस, यहाँ पूछा गया है ना कि आप क्या क्या करेंगे, तो आप कैसे पॉइंट निकालेंगे, ये सब तो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है हमारे सामने, ये सब इसके सॉल्यूशन है, ये सब नहीं लिखना है, पर जैसे हम लोग रीड करके हम लोगों ने साइड में लिखा वैसे आप लिखते चलेंगे। तो डैमेज टू सप्लाई रूट के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू करी जा सकती है। उसके बाद ये था कि लोग बहुत गुस्से में हैं, तो जो लोग हैं, जो लोकल पीपल हैं जो गुस्से में हैं, उनके साथ एक एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन की जरूरत है, सो दैट आप उन्हें स्पेसिफाई कर सकें। इसके अलावा जो आपके एक टीम मेंबर इंजर हो गए हैं उनको इमीडिएटली इवैक्यूएट करने की जरूरत है, ये हम लोगों ने देखा। टीम के मोराल को हाई करने की जरूरत है, प्लस मास रिटेलिएशन नहीं, पर जिन्होंने ऐसा किया है उनके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आप और लीगल बैकअप या सेफ गार्ड उसका, जैसे पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस बुला सकते हैं ताकि दोबारा ये अटैक ना हो। अब से पूछा है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, तो जब आपके अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इमीडिएट से जाना है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, उसके बाद क्या, ठीक है, ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप पहले बोल दें कि मैं कैंप लगाऊं,
कैंप लगाने से पहले इम्पोर्टेंट है कि जो आपका टीम मेंबर इंजर है उसकी हेल्प करी जाए। अच्छा, एक दो पॉइंट हमने वहां पे और भी लिखे थे, जिसमें से एक ये था कि हम लोकल कम्युनिटी, जो मतलब लोकल लोग हैं, लोकल यंग लड़के हैं या लड़कियां हैं या जो भी लोकल यूथ है, उसको अपनी टीम में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हम शामिल कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज जिसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत ना हो, क्योंकि अभी और हो सकता है कि आपके पास टीम मेंबर्स जो हैं उनकी कमी पड़ जाए, इवन दैट रिक्वायर्ड ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको उनको परसू करना होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योर टीम फर्स्ट। तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा कि आप अपनी टीम को सिक्योर करेंगे। सिक्योर योर टीम फर्स्ट। Course of action, secure your team first. And while securing your team, what you will ensure? You will evacuate the injured team member immediately. सबसे पहली चीज। दूसरा, no mass retaliation, but you can launch FIR against those who assaulted, but no mass retaliation. ऐसा नहीं है कि सब लोगों के अगेंस्ट आप लोग निकल जाएं वहां से कि नहीं हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट। सेकंड आप क्या कर सकते हैं? सेकंड, यू नीड टू कम्युनिकेट विद दोस पीपल। आपको उन्हें स्पेसिफाई करना चाहिए ना, तो यू विल नीड टू कैरी आउट द empathetic communication to specify, and then you will involve young and healthy volunteers to help in carrying out रेस्क्यू ऑपरेशन। उसके बाद क्या किया जा सकता है? उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी लीडरशिप शो करेंगे। और यहां लीडरशिप शो करने में इन द सेंस गुड लीडरशिप क्वालिटीज में सबसे पहले कैंप्स लगाना, हेलीकॉप्टर सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट करना इस एरिया में, और जो सप्लाई है प्रॉपर बेसिक इम्यूनिटीज की वो इंश्योर करना। देन सो दिस इज योर फर्स्ट थिंग। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लीडरशिप क्वालिटीज। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे अपनी लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ आप यहाँ पे प्रूडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। प्रूडेंस क्या होता है? व्हाट इज प्रूडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी? बीइंग objective means to have the rationality, and prudence is to take decision बेसिस ऑन दी रैशनैलिटी, यानी लॉजिक बेस आपको डिसीजन लेना। ऑब्जेक्टिविटी तो ये आप मान सकते हैं कि जब व्हेन यू यूज योर प्रैग्मेटिज्म, आप इमोशनल होके नहीं, आप प्रैक्टिकल चीजों के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो। और प्रूडेंस का मतलब है कि आप, मतलब कहते हैं ना विवेक, यानी कि आप राइट डिसीजन ले रहे हो, आप रैशनल डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, तो प्रूडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी दो, ये यहाँ पे मैं क्वालिटीज को शो करूंगा। और ये क्वालिटीज को शो करते हुए आई विल प्रायोरिटाइज द वल्नरेबल। जो लोग घायल हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, आई विल prioritize द वल्नरेबल। जैसे कि
अगर जो इंजर्ड हैं, चिल्ड्रन हैं, ओल्ड पीपल हैं, वुमेन हैं, आई ट्राई कि मैं पहले इनका रेस्क्यू कर सकूं, इन्हें बचा सकूं, इन्हें चीजें दे सकूं। ओके, फिर देन जो हमने यंग और हेल्दी वॉलंटियर था, इसको वी कैन ऑल्सो से दैट विल आई विल यूज द कोलैबोरेटिव अप्रोच। सबके साथ मिलके, सबको अपने साथ जोड़ के काम करूंगा। और लास्ट में क्योंकि आपका टीम का मोराल भी डाउन है, देन लास्ट में आई विल अपलिफ्ट my team morale. I will uplift my team morale. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके कोर्स ऑफ एक्शन में आ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मान लीजिए अगर ये पूछा जाता व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स, और जैसे हमने पहले किया एंड व्हाई, यानी कि जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। अपने कोर्स ऑफ एक्शन को आपको जस्टिफाई करना है कि क्यों आप लोग वहां से चले नहीं गए। सपोज ऐसा पूछा होता, बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगी हम लोग क्या क्या पॉइंट डाल सकते हैं। फर्स्ट इज बिकॉज इट अडहेयर टू डिएंटोलॉजी, यू आर द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ district disaster management authority, so it is your responsibility, it is your duty to carry out rescue operations, so duty for the sake of duty. Then Gandhi ji's सर्वोदय, और क्या किस तरीके से बैकअप कर सकते हो अपने लीगल एक्शन को, कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल के बेसिस पे भी, मैक्सिमम गुड, देन और क्या हो सकता है, मैक्सिमम गुड, गीता का निष्काम कर्म, डू योर ड्यूटी, अपना काम कीजिए, फल की चिंता, फल जो आना होगा वो आ जाएगा। ये नहीं होता काम कीजिए फल की चिंता मत कीजिए, फल के बारे में मत सोचिए, नहीं। निष्काम कर्म इज दैट यू शुड फोकस ऑन योर ड्यूटी, आप अपना काम सही कीजिए। इसके अलावा ये जो भी आपका अप्रोच रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन रहा है, इट ऑल्सो शोज स्थित प्रज्ञा, यानी कि कितनी ही प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हुआ, बट इट शोज टॉलरेंस एंड टेम्परेंस। बेसिकली आप जो है आपने अपना काम जो है उसको लूज नहीं किया। देन इट ऑल्सो शोज योर, तो स्थित प्रज्ञा, आपने अपना काम लूज नहीं किया। इसके अलावा इट शोज योर प्रूडेंस, ये तो हमने देख लिया, एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऑल्सो you had an empathetic communication with them, so it shows quality of compassion and humanity, जो मानवीय मूल हैं उनके फेवर में, उनको से अलाइन कर रहा है आपका कोर्स ऑफ एक्शन। तो सपोज यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या क्या, अगर यहाँ पे मतलब क्वेश्चन और मोल्ड करके आ जाए, एक तो आ जाए कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, मतलब आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे। तो क्यों अगर बाई चांस पूछा जाए तो क्या ये सब हो सकते हैं, ये चीजें हम सोच सकते हैं बहुत आराम से। अलग से इसके लिए क्या कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत है? डिएंटोलॉजी, गांधी जी सर्वोदय, यूटिलिटेरियनिज्म, गीता का निष्काम कर्मा, स्थित प्रज्ञा, कंपैशनेट एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो भी आपने ये स्टेप लिया है, जो भी आपने कोर्स ऑफ एक्शन लिया है, सी व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, वी आर डिस्कसिंग इट सो दैट कि आप समझें, यही आपके काम आएगा। जो हम यहाँ क्वेश्चंस कर रहे हैं एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस में अगर चेंजेस आ जाए, क्या क्या एस्पेक्ट उसके निकल सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। हमने कोर्स ऑफ एक्शन पूछा गया, हमने बता दिया, वो कोर्स ऑफ एक्शन को अगर मान लो जस्टिफाई करना आएगा, हमने देख लिया। अगर ये आ जाए कि आपने जो भी ये काम किया है, ठीक है,
वो आपकी किन क्वालिटीज को दिखाता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वालिटी, बट बेसिकली अगर आपसे मतलब पूछा जाए एक ही उसमें कि कौन सी क्वालिटीज जो है एक अच्छे लीडर की यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आती है, जो कि आई थिंक अगले उसमें पूछा भी है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वालिटीज भी मेंशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, हाँ देखो, ये एग्जामिन द क्वालिटीज ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट विच विल बी रिक्वायर्ड टू मैनेज द सिचुएशन। एक सिविल सर्वेंट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए ऐसी कोई भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, देखो सब, या ऐसी कोई सिचुएशन से डील करने के लिए, नॉट लड़ने के लिए। तो देखो सबसे पहले तो कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज यहाँ पे हमें सामने से मिल रही हैं। वन, करेज होना चाहिए, ठीक है, करेज टू फेस द मॉब। दूसरा, प्रूडेंस होनी चाहिए टू टेक राइट एंड रैशनल डिसीजन। कौन कौन सी एथिकल क्वालिटीज, देन यू शुड हैव कॉम्पिटेंस, दैट इज योर एबिलिटी टू टेक डिसीजन। ऐसा नहीं है कि आप घबरा जाएं ऐसी सिचुएशन में। देन व्हाट एल्स, यू शुड हैव टेम्परेंस। टेम्परेंस इन द सेंस कि जिस प्रपोर्शन में रिटेलिएशन हुआ है आप लोगों के अगेंस्ट, लोग भड़के हैं या इंजरी हुई है, उसी प्रपोर्शन में आप रिटेलिएट करें, बट दैट शुड नॉट बी मास रिटेलिएशन, ठीक है। टू मेंटेन योर काम, ठीक है, टू नॉट रिएक्ट इन एंगर। व्हाट एल्स इट शोज, और क्या हो सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ये तो सब हो गई वैल्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये वैल्यूज बेसिकली एक लीडर में होनी चाहिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा क्वालिटीज पूछिए ना, क्वालिटीज में हम और चीज भी, तो वैल्यूज क्वालिटीज, तो कुछ वैल्यूज हमने डिस्कस कर ली, यहाँ पूछा है और क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो एक तो हम कह सकते हैं कि ये तो सब वर्च्यू उसमें होनी चाहिए। यू कैन राइट देम डाउन इन वन पॉइंट ऑल्सो कि क्या क्या वर्च्यू चाहिए होती है, क्या क्या क्वालिटीज चाहिए होती है, ठीक है। तो क्वालिटीज में कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे बहुत काम आएगी आपके, क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये एक ही आंसर है, एक ही तरीके से है। आप इनको 1 2 3 4 करके अलग पॉइंट भी दे सकते हो, एंड इफ यू थिंक कि आपके बहुत पॉइंट हो गए हैं, जगह बहुत कम है, तो आप सिंपली कि ये वर्च्यूज हो सकते हैं, इसे एक पॉइंट में भी लिख सकते हो अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। तो वन इज कम्युनिकेशन स्किल, देन क्विक डिसीजन मेकिंग, देन स्ट्रॉन्ग एंड एम्पैथेटिक लीडरशिप। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ये लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड एम्पैथेटिक लीडरशिप। सो ये हमने कुछ क्वालिटीज देख ली। नाउ लेट्स सी हमारे पीडीएफ में क्या है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। ओके, सो ये देखो, इन सच ए क्राइसिस सिचुएशन माय रिस्पॉन्स वुड बी एज फॉलो। क्या रिस्पॉन्स रहेगा, देखते हैं। I'll prioritize the safety. So I will ensure the safety and well-being of both the rescue team member and the affected people or population. So जो injured team member है, हमने किया उसको evacuate करेंगे and then immediate medical help देंगे, उसको immediate medical help दी जाएगी। Communication and empathy. I will engage in effective communication with the affected population. उनकी grievances सुनूंगा और उनके सिचुएशन से इम्पैथी दिखाऊंगा। देखो अगर कभी आप फील्ड में भी हैं, कल को आप में से ही कुछ लोग चुन के सिविल सर्विसेज में जाएंगे, तो उस फील्ड में ना कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर जब लोग गुस्से में हैं, एंगर है, तो आप एक बार उन्हें बोलने दीजिए।
तो इसलिए इफेक्टिव लिसनिंग वो बड़ी जरूरी यहाँ पे होती है, काम आती है, कि आप एक बार लोगों को सुन लीजिए। कई बार आप सिर्फ उनको शांति से सुन लेते हैं और उन्हें कह देते हैं कि हाँ बहुत बुरा हुआ है, एंड यू एक्चुअली एम्पथाइज विद दोस पीपल कि हाँ गलत हुआ है भाई, ठीक है गलती हो गई है। तो वो उतना काफी होता है सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज देयर एंगर, उनका गुस्सा भी जायज है, और उनको ये भी अश्योर करना है कि एफर्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, आप स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज, कामनेस, कंपोज, देखिए ये मैंने कहा था एक साथ क्विक डिसीजन मेकिंग ये दिखाएंगे। कोलैबोरेटिव अप्रोच, आप लोकल अथॉरिटीज, कम्युनिटी लीडर्स और इनके साथ कोलैबोरेट करेंगे ताकि एक कोऑर्डिनेटेड और एफिशिएंट रिस्पॉन्स जो है वो लिया जा सके। रिसोर्स मैनेजमेंट, आप एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इंश्योर करेंगे, और इसमें मैंने बताया था कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो शुरू करी जाएंगी, और उनको मैं अपने टीम मेंबर्स को रिजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी रखने को कहूंगा। अब क्वालिटीज देखिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड कंपैशन, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, resilience and ability to work under pressure। ठीक है, लगभग यही चीजें हैं, हम लोगों ने इससे ज्यादा डिटेल में चीजें कवर कर ली। ठीक है, और देखो ये तो है कि हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, बट हाउ टू फाइंड आउट योर आंसर इस तरीके से। ऐसे जब आपने अपने आंसर फाइंड आउट कर लिया और अगर आपको लिखना है, मतलब अगर इस तरीके से इस पैटर्न पे केस स्टडी आती है, तो जो सबसे पहले प्रॉब्लम है, जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, पहले उसको सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप चल सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, एक पूरा होलिस्टिक आपका आंसर बन जाएगा। और आप अगर इस तरीके से जस्टिफिकेशन पूछी जाए या तो जस्टिफाई कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं पूछी गई है, और क्योंकि ये आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एग्जाम में अगर ऐसे आता है और जस्टिफाई करने को पूछा गया है या नहीं, मान लीजिए कि नहीं पूछा गया है, तो ना साइड में आप, जैसे आपकी जो आंसर शीट रहती है ना, उसके साइड में ना एक बॉक्स बना सकते हैं। नहीं भी पूछा गया तो ये बेसिकली वैल्यू एडिशन की मैं आपको चीज बता रही हूँ, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो आप बॉक्स बना के ना एक एथिकल कुछ हेडिंग डाल के, और यहाँ पे जो मतलब अपने अप्रोच के पास की डिएंटोलॉजी के लिए है, इसमें मतलब यूटिलिटेरियनिज्म से अलाइन कर रहा है, गांधी जी सर्वोदय से अलाइन कर रहा है, ये आपको थोड़ा सा 0.5 या 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला देगा। और बहुत होता है, एक क्वेश्चन में इतने इतने नंबर भी ज्यादा आने बहुत होते हैं। तो पहले जो हमारी ये सीरीज चल रही है उसमें हमने ये समझा है 2025 से लेके अब तक की केस स्टडीज होती क्या है, उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। और धीरे धीरे अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशंस करते हुए चीजें करनी कैसी है। ठीक है, तो ये हमारा पहले केस स्टडी हो गया। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, कुछ भी पूछना हो रिगार्डिंग कि कैसे केस को अप्रोच करना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए, नाउ comes to your next case study। Honesty and uprightness are the hallmark of a civil servant। याद कीजिए, ऑनेस्टी के बारे में किसने बात करी है? नोलन कमेटी ने बात करी है। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट स्पेसिफिकली हमारे पास नोलन कमेटी है, और जो कि ओपननेस की भी बात करती है, उसके बाद ऑनेस्टी की बात करती है, सेल्फलेसनेस की बात करती है, ऑब्जेक्टिविटी की बात करती है। ठीक है, एंड अपराइटनेस, अपराइटनेस का मतलब है चीजों में एकदम सही डिसीजन लेना, आर द हॉलमार्क्स ऑफ ए सिविल सर्वेंट। Civil servant possessing these qualities are considered as the backbone of any strong organization। Okay, up but in line of duty they take various decisions at time some became bona fide mistake। अब देखो, आपको यहाँ bona fide mistakes के बारे में पता होना चाहिए। चलिए पहले एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ बोनाफाइड एंड मेलाफाइड, एंड देन हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज होते हैं उसमें बेसिकली ट्रॉट का यूज करते हैं। डोंट वरी, मैं बहुत डिटेल में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यहाँ नहीं जाऊंगी, लेकिन
हो सकता है कि ये वर्ड्स आपको दिखे तो पहले आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। चलिए, तो become bona fide mistakes as long as such decisions are not taken intentionally and do not benefit personally, the officer cannot be said to be guilty. अब देखो, अगर एग्जाम में सपोज ये आ जाता है और आपको नहीं पता है क्या होता है, अगले ही लाइन में इन्होंने बता रखा है बोनाफाइड मिस्टेक क्या होता है। ऐसे डिसीजंस, ठीक है, जिनसे जो भी हार्म हुआ है, जो आउटकम हुआ है वो इंटेंशनल नहीं है, उससे आपको कोई पर्सनल गेन नहीं मिल रहा, तब आपको गिल्टी नहीं माना जाएगा। ठीक है, बोनाफाइड यानी कि इंटेंडेड मिस्टेक्स नहीं है। दो सच डिसीजन मे एट टाइम लेड टू unforeseen adverse consequences. In the recent past, a few instances have suffered where civil servants have been implicated for bona fide mistake. Okay, according to this case study, कुछ सिविल सर्वेंट्स को बोनाफाइड मिस्टेक्स के चलते उन्हें उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है, उन्हें प्रोसिक्यूट भी किया जाता है और उन्हें जेल में भी डाला जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस केस स्टडी, which have greatly rattled the moral fiber of the civil servant. How does trend affect the functioning of civil services? अब इससे सिविल सर्विसेज का जो फंक्शनिंग है उस पर क्या असर पड़ रहा है, पहला क्वेश्चन, और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, ये सिंपल है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बोनाफाइड और मेलाफाइड क्या होता है। बोनाफाइड आप लोग समझ गए होंगे। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक छोटा सा टर्म है टॉट। नो, इट्स, लेट मी चेक द स्पेलिंग फॉर इट। मैंने यहाँ साइड में आप लोगों के लिए, यस, टॉट। ठीक है, टॉट लॉस होते हैं। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या बोलता है कि जो एक सिविल सर्वेंट है उसे अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी, ऑफिशियल पोजीशन में रहते हुए वो क्या करता है, अनटिल अनलेस वो मेलाफाइड नहीं है तो उसके लिए उसे पनिश नहीं किया जा सकता। मतलब कि आपकी जो मतलब होते हैं ना ऑफिशियल कैपेसिटी, आपकी ड्यूटी ने जो आपको बोला है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि अगर एक आईपीएस ऑफिसर है और फॉर द सेक ऑफ हिज ड्यूटी उन्हें कुछ कुछ लोगों को मारना पड़ता है, जैसे क्रिमिनल्स को मारना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि उनके अगेंस्ट मर्डर चार्जेस लग जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये बोलता है कि टॉर्ट लॉज क्या बोलता है कि ना जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में लिए गए एक्शंस, ऑफिशियल कैपेसिटी में लिए गए एक्शंस जो उनकी ड्यूटी, मतलब ड्यूटी के ऑफिशियल कैपेसिटी में लिए गए एक्शन के लिए उन्हें लायबल नहीं माना जाएगा। इफ जो बात यहाँ याद रखनी है, if they are bona fide and not malified, if those actions are bona fide not malified, मतलब ऑफिशियल कैपेसिटी में अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए अगर आप कोई एक्शंस लेते हो तो आपके अगेंस्ट केस नहीं होगा, आपको लायबल नहीं माना जाएगा, उन्हें बोनाफाइड मिस्टेक मानी जाएंगी। यानी कि जो भी मिस्टेक हुई है दैट वाज विदाउट एनी बैड इंटेंट। आपका इंटेंट गलत नहीं था, आपका कोई पर्सनल गेन नहीं था, इंटेंट गलत नहीं था, आपका कोई पर्सनल गेन उससे नहीं था, और इसके अलावा तीसरी चीज यहाँ पे है, आपका इंटेंट बैड नहीं था, आपका कोई पर्सनल गेन नहीं था, और आप जो भी कर रहे थे वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहे थे। ठीक है, वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहे थे। अब इसके साथ ही एक और टर्म जो यहाँ पे है वो है मेलिफाई, यानी कि आपका इंटेंट गलत है, आपका कोई पर्सनल बेनिफिट
या इंटरेस्ट, इंटेंट आपका गलत है, आपका कोई पर्सनल बेनिफिट या इंटरेस्ट वो इन्वॉल्व है एक्शन में, तो उसे मैलिफाइड किया जाएगा, मैलिफाइड माना जाएगा, और मैलिफाइड मिस्टेक्स के लिए आपके अगेंस्ट केस चल सकता है। तो ना होता ये है रियल लाइफ में कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो ऑन द ग्राउंड ऑफ कि ये मैलिफाइड है, यानी कि ये बैड इंटेंशंस के साथ करे गए हैं, ये डिसीजंस बैड इंटेंशंस के साथ लिए गए हैं, तो सिविल सर्वेंट्स को उसके लिए प्रोसिक्यूट किया जाता है। लेकिन वो मैलिफाइड नहीं होते हैं, वो कई बार बोनाफाइड होते हैं, यानी कि इंटेंशंस गलत नहीं होती हैं वहां पे। तब ऐसे में अगर ये मिस्टेक्स बोनाफाइड हैं, तब अगर कोई क्रिमिनल मतलब एक्शन लिया जाता है उनके अगेंस्ट, उन पे क्रिमिनल लाइबिलिटी लगाई जाती है, प्रोसिक्यूट किया जाता है या इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, तो ऐसे में ब्यूरोक्रेसी का मोरल डाउन होगा। और ब्यूरोक्रेसी का मोरल डाउन होने के बाद इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, खुद सोचिए, पॉज कीजिए इसको और सोचिए कि अगर आपको डिसीजन लेने से पहले ये डर लगे कि अगर गलती से कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो आपको जेल में डाल देंगे, तो सबसे पहली चीज तो पॉलिसी पैरालिसिस, ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, पॉलिसी पैरालिसिस बिकॉज देयर वुड बी अ फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, यानी कि आप रिजल्ट से डरेंगे कि इन केस आउटकम जो है वो सही नहीं आया। क्योंकि कई बार देखो पॉलिसीज में ऐसा होता है कि हर एक पॉलिसी के इमीडिएट जो रिजल्ट हैं वो नहीं आते हैं, उनके जो रिजल्ट हैं, जो भी मतलब आउटकम है, वो बहुत टाइम के बाद आते हैं। तो कई बार वो आउटकम वैसे नहीं होते जैसा सोचा गया होता है। सो पॉलिसी पैरालिसिस की प्रॉब्लम बिकॉज यू विल फियर द कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, एक चीज ये है। दूसरी चीज, आप देयर विल बी पुअर डिसीजन मेकिंग, आप जो डिसीजन है वो प्रेगमेटिक होके विद प्रूडेंस नहीं लोगे। ठीक है, और आप चूज करोगे कि एक्शन की जगह इनएक्शन हो, जब तक बिना काम किए काम चल जाए तब तक ठीक है। इसके अलावा देयर विल बी डीमोरलाइजेशन एंड देयर विल बी रिस्क अवर्जन कल्चर। आप कोई भी लीडरशिप है वो कितना रिस्क ले सकती है इससे जानी जाती है, तो आप रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, मेरे गले में कोई फंदा नहीं आना चाहिए, मुझ पे कोई बात नहीं आनी चाहिए, दूसरा संभालेगा। एंड देन इट ऑल्सो लीड्स टू कल्चर ऑफ रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म आप जानते हैं, लाल फीताशाही, फाइलें इधर से उधर चली जाती है, तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म उसको, क्योंकि बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक अ डिसीजन, यू डोंट वांट टू टेक द लायबिलिटी फॉर एनीथिंग, सो दिस ट्रेंड अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज। कैसे? सबसे मेन जो कहते हैं ना, एक मूल जो बात है, मेन जो बात है, इट विल लीड्स टू पॉलिसी पैरालिसिस, अगर सिंगल लाइन में बताना हो तो, एंड पुअर डिसीजन मेकिंग। ओके, and what measures can be taken to ensure the honest civil servant are not implicated for the benefit mistake on their part? क्या मेजर्स हो सकते हैं, सोचिए। सबसे पहले तो आप जो लीगल मेजर्स हैं वो ऐसे बना दीजिए कि इंश्योर किया जा सके। दूसरा, ट्रेनिंग अच्छी और इफेक्टिव होनी चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तीसरा, सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज ये हो सकती है कि देखिए, जब रूल्स में क्लैरिटी नहीं होती ना, जब प्रोसीडिंग्स और प्रोसीजर्स जो है, प्रोसीजरल जो एक एडमिनिस्ट्रेशन में चीजें होती है उनमें क्लैरिटी नहीं होती, उसी की वजह से उन्हीं लूपहोल्स में डिस्क्रिशनरी पावर आती है और वहीं पे कंफ्यूजन होती है। सो आप एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे क्लियर रूल्स और प्रिंसिपल्स बना सकते हो कि किसका क्या काम है, हायरार्की का क्लियरली बताया जा सकता है कि किसे रिपोर्ट करना है और किससे कमांड लेनी है, क्या डिस्क्रिशनरी पावर है और क्या नहीं है, और कैसे उन डिस्क्रिशनरी पावर्स को आप कम कर सकते हो। तो ये आपके आंसर में कुछ चीजें होनी चाहिए। देखते हैं पीडीएफ में क्या है हमारे। तो सबसे पहले, इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ, इससे क्या क्या हो सकता है हमने देख लिया, 4-5 चीजें, 4-5 पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिए ऑलरेडी। एक द फर्स्ट वन, जैसे पॉलिसी पैरालिसिस, नंबर 1, नंबर 2 पुअर डिसीजन मेकिंग, थर्ड पुअर मोरल और डीमोरलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, फोर्थ द कल्चर ऑफ रिस्क अवर्जन, फिफ्थ इज ब्यूरोक्रेटिक
रेड टेपिज्म। यू कैन राइट डाउन अपने नोटबुक में, और यहाँ पे क्या दिया है वो देख लेते हैं। इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी, ओके, रिस्क अवर्जन, ब्यूरोक्रेटिक, रेड टेपिज्म एंड हिंडर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, बेसिकली वही बात है। अब मेजर्स क्या की दिए, देखो, देयर शुड बी क्लियर गाइडलाइंस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो देयर इज अ नीड टू एस्टेब्लिश क्लियर गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर फॉर द डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजन मेकिंग है, देखो ये बहुत सिंपल है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे पीडीएफ में आराम से कर सकते हैं। स्टिल अगर किसी को चाहिए कि बोर्ड पे कराई जाए चीजें, तो डू लेट मी नो। बट आई थिंक कि जो अब हम लोगों ने इतनी केस स्टडीज कर ली हैं कि अब जो थोड़ी ये इजी केस स्टडीज हैं उन्हें आराम से बोर्ड में किया जा सकता है। To establish clear guidelines and procedures for decision making and hold civil servant accountable for their action. Okay. इससे बाउंड्रीज डिफाइन हो जाएंगी विद इन द सिविल सर्विसेज। अब ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और कैपेसिटी बिल्डिंग में और अपनी ट्रेनिंग में यू शुड इंक्लूड एथिकल लीडरशिप, ठीक है, एंड ethical decision making along with the emotional intelligence, ethical leadership, prudence, जो ethical qualities या values होते हैं, जैसे prudence हुआ, competence हुआ, integrity हुई, ये आपको develop करनी चाहिए। So there would be comprehensive and the training include ethic, decision making, risk management, conflict resolution, okay, सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट। तो आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑफिस है, उसमें आपको ओपन कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, ठीक है, ये आपको इंश्योर करना चाहिए। इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म, आप एक इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म स्टेब्लिश कर सकते हैं टू असेस द एक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट ऑब्जेक्टिवली। ओके, ये चेक करने के लिए कि जो ये मिस्टेक है, जो डिसीजन है, ये मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ था या बोनाफाइड था। इससे फेयर इवेल्युएशन हो पाएगा, और लीगल सेफगार्ड्स जो हैं वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मैलिफाइड एंड बोनाफाइड डिसीजंस। मैलिफाइड मिस्टेक्स या बोनाफाइड जो मिस्टेक्स हैं, इन डिसीजंस हैं, इनको आप मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हो। और ये भी आपको इंश्योर करना चाहिए कि अननेसेसरीली यू शील्ड देम फ्रॉम अननेसेसरी प्रोसिक्यूशन। पर आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर कुछ गलती हुई है विद द मैलिफाइड इंटेंशंस, तो उसकी उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ओके, सो इसके लिए प्रोटेक्शन एंड लीगल सेफगार्ड दिए जा सकते हैं। So this is your second case study. Now let's come to the third case study. चलिए, an April, okay, not April, an April manufacturing company जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉय हैं, उसकी सेल्स लूज करती जा रही है। सो द कंपनी हायर्ड अ रिप्यूटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जिसके आने के बाद बहुत कम टाइम में कंपनी की सेल बढ़ गई। सो द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी। दूसरा, ही होल्ड्स मेरिट, बट आफ्टर सम टाइम क्या खबर आती है दैट the market executive, he is indulged in sexual harassment at the workplace. That means that the person holds merit, but he lack integrity, morality, ठीक है, respect for women, so he lack the notion of gender equality. He doesn't understand what that means. After some time, a woman employee launched a formal complaint to the management, but the company shows the indifference toward it. That means this is the clear violation of POSH Act, sexual harassment of women at workplace, and also it is a clear violation of Vishakha guidelines given by the Supreme Court. आप सब लोगों को इसके बारे में जरूर पता होगा।
सो इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ पॉश एक्ट एंड विशाखा गाइडलाइन कंपनी की तरफ से जो दिखाया गया है. ऑल्सो indulgence in sexual harassment at workplace shows the toxicity, toxic work culture, and again the violation of POSH Act. Violation of POSH Act. इतना यहां तक समझ में आया? नाउ अब ये जो वुमेन है उन्होंने मैनेजमेंट को कंप्लेन करी, मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया. देन शी लॉन्च्ड एन FIR with the police. अब now realizing his sensitivity, the company called the woman employee to negotiate. कंपनी ने woman employee को बुलाया है negotiate करने के लिए, and she was offered a hefty sum of money to withdraw the complaint. तो अब हमें identify करना है that the ethical issues involved and options available. Simple. Ethical issues and options involved. देखो ethical issues तो simple है यहाँ पे. There is violation of law, POSH Act and Vishakha guidelines. There is a violation of virtue ethics on the part of the marketing manager, जिनको वही है ना जेंडर इक्वालिटी के बारे में नहीं पता है, जिनको वुमेन की डिग्निटी के बारे में नहीं पता है. He doesn't hold the virtue of the this humanity. He don't have the virtue of empathy, sensitivity. He doesn't hold the integrity at all. And constitutional, there is a violation of the right to live with dignity under Article 21, and there is a constitutional violation of 51AE. Yes, 51AE. So 51AE, which says that we need that Indian citizens should protect the and uphold the dignity of women. Okay, तो ये यहाँ पे violations है. Then there is also a merit versus integrity. ये एक ethical issue है. ठीक है, let's इनको लिखते हैं. चलो, ethical issues कौन कौन से हो सकते हैं? So first is either issues देखते हैं. Either you will go with justice or you will compromise. या तो वुमेन अगर पैसे ले लेती है देन शी विल कॉम्प्रोमाइज, और अगर वो पैसे नहीं लेती है देन शी हैव टू फाइट. दैट मीन शी इज फाइटिंग फॉर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. अब जस्टिस के प्रिंसिपल में वी कैन आल्सो यूज कि अगर वो जस्टिस चुनती है, इफ शी चोज जस्टिस, दैट मीन शी इज कंप्लाइंग विद द कांट retributive justice. Can't retributive justice which says, क्या बोलता है can't retributive justice? Can't retributive justice says that only legitimate reason to punish someone is that when the person commits a crime because he deserved that punishment. Okay, retributive justice ये बोलता है the only legitimate reason to punish someone, to punish a person, is because he commit a crime and therefore he deserved that. He deserved the punishment. तो अगर वो compromise कर लेती है, that means she'll compromise with her dignity and her integrity. And if she'll choose justice, then she will compliance with the retributive justice given by Kant. Second is, we have also seen that there is violation of Constitution. So that is also an ethical issue, a question involved here. Article 21 we have already discussed. Article 51A E, इनका यहाँ पे वायलेशन हुआ है. That is to live with life with dignity and to uphold the dignity of women. To uphold and to safeguard the dignity of women. इनका यहाँ पे वायलेशन हुआ है. नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली. क्या निकला था? इंटीग्रिटी
either the company will choose the integrity or the meritocracy. What company choose? Company choose the meritocracy because जो executive है वो उनके लिए important है. Then also there is a question of, we have already discussed these things, virtue ethics. आपने देखा virtue ethics की क्या क्या चीजें हैं, and integrity. So the manager lacks virtue ethics and integrity. He might hold the meritocracy, but he doesn't have the integrity and he doesn't have the virtues or the moral values, and therefore he violates, and therefore he, यहीं पर लिख लेते हैं, he violates what? सोच के देखिए, you don't have virtues, इंसान ही बेकार हो. So what you violate? You will violate the Aristotle golden mean, which says that a person should be virtuous. Also उसमें कुछ उसने qualities बताई थी होनी चाहिए. और दूसरा virtuous ethics बोलता है कि जो तो person है, जो agent है, that should be moral. तो यहाँ पे एक बात तो ये है. दूसरा इसे किस तरीके से देखा जा सकता है, that if the woman choose the money, अगर woman money choose कर लेती है और complaint वापस ले लेती है, then it will violate the Gandhiji's principle of, क्या गांधी जी का प्रिंसिपल है अगर वो मनी लेती है तो, अब स्पेस नहीं था, यहाँ लिख लेते हैं, ट्रुथ एट एनी कॉस्ट. Truth at any cost. Truth at any cost. And there is also a violation of Aristotle virtues. अब मैनेजर ने तो गलत किया ही किया है, बट यहाँ एरिस्टोटल वर्च्यू पहले हमने देख लिया कि मैनेजर के कंटेक्स्ट में कैसे, क्योंकि वो जो कर रहा है वही अपने आप में गलत है. लेकिन वुमेन के कंटेक्स्ट में कैसे, जो एरिस्टोटल वर्च्यू ऑफ करेज है, उसका यहाँ पे वायलेशन हो रहा है. देन और क्या इसमें हो सकती हैं चीजें, सोचिए, और क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी. देन देयर इज अ वायलेशन ऑफ लॉ, दैट इज द पोश एक्ट. और then we also see corruption in the form of the bribery offered by company, ठीक है. तो ये कुछ जो एथिकल इश्यूज हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं. चलिए, एंड व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू द वुमेन. ऑप्शंस क्या क्या है. पहला ऑप्शन है टू टेक मनी, और दूसरा ऑप्शन है टू कंटिन्यू विद द इन्वेस्टिगेशन विद FIR, टू रिफ्यूज. अब देखो, अब यहाँ पे मेरिट डिमेरिट नहीं पूछी गई है, तो एग्जाम में आप सिंपली दो ऑप्शन करके कर सकते हो. जो दूसरा ऑप्शन है टू कंटिन्यू विद द इन्वेस्टिगेशन, उसमें कुछ स्टेप्स बता सकते हो. लेकिन अगर सपोज पूछा जाए तो अगर वो पैसे ले लेती है, तो हमने एथिकल इश्यूज में देखा उसका करेज, कावर्डाइज, गांधी जी के प्रिंसिपल, अलोंग विद ब्राइब लेना अपने आप में करप्शन है, उसको इट अमाउंट्स टू करप्शन. तो ये वाली सारी चीजें इसकी डिमेरिट हो जाएंगी. और नहीं लेती है, दैट मीन इट शोज हर करेज, इट शोज हर टेम्परेंस, इट शोज हर स्टैंडिंग, इट शोज हर courage to stand with truth and to fight for truth until the last breath.
ये चीजें इसमें दिखाई देंगी। सो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द वुमेन एम्प्लॉय, पहले देखते हैं एथिकल इश्यूज क्या क्या है। एक तो सेक्सुअल हारेसमेंट, यस सेक्सुअल हारेसमेंट इज देयर, सेक्सुअल हारेसमेंट हो रहा है। So this which amounts to the violation of her rights and it create a hostile or a toxic work environment. We have talked about it. Gender equality, the companies attempt to bribe the woman employee offering a hefty sum. It amounts to undermining the integrity and honesty. Yes, gender equality, that means the company's indifference. उसने क्या show किया? That the company ignored the gender equality and fair treatment at the workplace. लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस वो हम लोगों ने देख लिया, पॉश एक्ट को उसमें देख लिया। एंड टू रिजॉल्व द इशू थ्रू अनएथिकल मींस अमाउंट्स टू करप्शन एज वेल। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय, कंपनी जो है उसकी एथिकल इश्यूज है कि जो भी उसके एम्प्लॉयज हैं उसमें उनका वो प्रोटेक्ट करे, बट इट एक्चुअली अंडरमाइन इट्स ड्यूटी to protect its employee from harm and create a safe working environment. इसके अलावा हमने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले पॉइंट देख लिए, जस्टिस वर्सेस कॉम्प्रोमाइज भी देख लिया, और भी 3-4 जो चीजें हैं यू कैन ऑल्सो एड देम इन योर नोट्स। ऑप्शंस अवेलेबल मैंने बताया, फर्स्ट ऑप्शन वर्स्ट ऑप्शन दैट शी कैन एक्सेप्ट द अमाउंट, सेकंड इज शी should reject the amount. अब when she reject the amount, she should pursue a legal action. That means she choose to continue, she can go to choose to continue with the FIR and the legal proceeding. Also she can file a complaint with National Commission for Women or any other organization who are supporting or working or are specialized in handling sexual harassment. She can report to other higher authorities as Labor Commission or any responsible government agency. Also, she can take legal advice from any lawyer or to consult an attorney about her rights, options and the potential legal course. Also, she need to document the evidence so that her claim would be supported, and while doing that she should seek emotional support either from her friends or family or colleagues. और इसको अपना मतलब कहते हैं ना, इमोशनल ट्रॉमा उनको ना हो, मेंटल ट्रॉमा ना हो, then she can also seek counseling. She can explore alternative resolution method depending upon the circumstances and the woman preference. Alternative dispute resolution methods she can explore, that could be mediation or arbitration, or to address the issue outside of the traditional legal system. Basically वो fight ना करे और mediation या arbitration की तरफ जाए. तो this is your third case study. Now next, अब बात करते हैं आपके fourth case study पे. Yes, 3 case studies are left. So question number 4. चलिए, in our modern democratic polity there is a concept of the political executive and permanent executive. ये सब लोग आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा है. There is a concept associated with the political and permanent executive. Elected people's representative from the political executive and bureaucracy forms the permanent executive. ठीक है. In the initial decades after independence, the relationship between them were characterized by mutual understanding, respect, this and that. But in the subsequent decades, the situation has changed, and there are instances of political executive insisting upon the permanent executive to follow its agenda. That means there is a problem of politicization of bureaucracy
that is increasing the nexus between politics and bureaucrats. So the respect for an appreciation of upright bureaucrat, for an honest bureaucrat, has declined, and there is an increasing tendency among the political executive to get involved in routine administrative matters such as transfer, postings, etc. So under this scenario, there is a definitive trend towards the politicization of bureaucracy. So basically what happening here is that now, because politician and administration works in close proximity, so there is an increasing interference by the politician. Let's discuss it here. क्या हो रहा है? What is the politicization of bureaucracy? थोड़ा सा इसको समझिए. So basically, the politician and the bureaucrat, they work in the close proximity. So earlier this relationship was defined by mutual understanding, and there was a respect for an honest bureaucrat. But now what politicians want from bureaucrat is to work from them. Okay? To work for them to fulfill their political gains and ambitions, and to do so he is pressurizing the bureaucrat. And how he'll able to do that? Because he hold control on the day-to-day procedural activities. Also, he have the hold over the transfer, department allocation, posting, etc. So he'll able to control the bureaucrat, resulting in the politicization of bureaucracy. अब आपके इस केस स्टडी में सिंपली ये पूछा गया है कि इस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के नुकसान क्या क्या है. So the rising materialism and acquisitiveness in social life, has also adversely impacted upon the ethical value of both permanent. So what are the consequences? क्या consequences हो सकते हैं politicization of bureaucracy के? So just pause the video and think about the consequences. पहले खुद सोचते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या consequences हो सकते हैं. देखो, एक जो सबसे बड़ा consequence है ना, हमेशा इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का आप ऐसे देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, देन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के हिसाब से, देन खुद की वैल्यूज के हिसाब से. तीन चीजें हम लोग कर रहे हैं. इससे इस क्वेश्चन को सोचो, डज इट वायलेट द स्पिरिट ऑफ, it leads to the violation of the spirit of constitution. ठीक है, चलिए पेज पे करते हैं इसे. सो कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ. और तीसरा हम देख सकते हैं कि भाई जो अपनी वैल्यूज है उसके कंटेक्स्ट में क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं. ठीक, मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हो हमारे पास जो इस फ्रेमवर्क में फिट इन नहीं बैठ पा रहे हो, पर आप इन लाइंस पे सोच सकते हो. अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको मान लीजिए कि आपने कुछ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में,
वैसे भी हर टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होगा, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के में तो आप कह सकते हो कि वायलेशन ऑफ द वेरी प्रिंसिपल ऑफ और द वेरी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। दूसरी चीज यहाँ क्या हो सकती है, दूसरी चीज हो सकती है देयर इज द इरोजन ऑफ रूल ऑफ लॉ, क्योंकि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन है चाहे रूल ऑफ लॉ है, ये क्या कह सकता है दैट ब्यूरोक्रेट शुड अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओथ क्या कहती है, ओथ ये कहती है that you should be abide by or guided by the constitution, you should upheld and safeguard the constitution only। पर आप क्या कर रहे हो, you are safeguarding the politician, so there will be a violation of constitutional moralities and constitutional ethics and the law. So there is an erosion of rule of law, that is there is an erosion of the authority of constitution, because rule of law has changed into rule of men. You are not abide by the law, you are abide by the men, what the men is saying that becomes law for you, so there is the violation। now next, अगर यहां से निकालना कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में हम क्या इस पे असर देख सकते हैं, यहाँ पे don't you think that there will be a situation of policy paralysis? Let me change the color. There will be situation of policy paralysis. There will be a situation of bad governance. Also, आप politician को नाराज नहीं करना चाहते, so there will be a risk aversion culture. Risk aversion culture. All this may lead to or definitely leads to the violation of Nolan principles. Violation of Nolan principles and second ARC commission recommendation। ठीक है, 4 5 6 पॉइंट आपको अगर नहीं भी आता है ये क्वेश्चन तो भी आप लिख सकते हैं। वैल्यूज के लेवल पे देखो कि क्या इसमें से कुछ भी ऐसा है जो हमें नहीं पता है, क्या कुछ भी ऐसा है जो कि मतलब जिसके लिए आप एक बहुत स्पेशलिटी की जरूरत होगी, बहुत कुछ अलग से टॉपिक पढ़ने की जरूरत होगी, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में आपको इसी तरीके से अपने कान, अपने दिमाग, अपनी आंखें सब कुछ खुला रखना है। ओके, so there is a violation of Nolan principle, there is a violation of recommendations by the second ARC। अब आ जाओ अगर थर्ड एस्पेक्ट पे सोचने लगे ना हम, वैल्यूज के एस्पेक्ट पे, या फिर इसको हम ना थोड़ा पर्सनल एस्पेक्ट मान लेते, तो पर्सनल एस्पेक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। सो देयर इज अ वायलेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ, कौन सी वैल्यू का वायलेशन है, जो वेबर का ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, इसको यहाँ नहीं, वेबर ब्यूरोक्रेसी को हम यही से ही समझते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन या प्रोसीजरल चीज से जुड़ा हुआ है, कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं that there should be political neutrality in the organization। so isn't it the violation of the consequence ये है the violation of principle of political neutrality। राइट, तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं। अब वैल्यूज के कंटेक्स्ट में आता है, ठीक है, यहीं पर ही मैं सारा कर रही हूँ। जो लगातार फॉलो कर रहा है उसे समझ में आ रहा होगा कि इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। सो आई एम श्योर कि अगर मैं यही लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब वैल्यूज के कंटेक्स्ट में देखें, डज इट अमाउंट्स टू मॉरल करप्शन? एक सेकेंड, लेट मी चेक, ये दिख तो रहा है, हाँ ठीक है, क्लियर है. So it amounts to moral corruption in the sense that it amounts to the violation of virtue ethics, in context of, we can say, for example, ऐसे ही normally आप किसी का भी दे सकते हो जो बोलता है the men should be virtue, उस मतलब इस concept से related. अब मुझे यहाँ पे एरिस्टोटल गोल्डन मीन ही याद आ रहा है. That's how you need to think, that's how you need to write down, not like this, but that's how you need to find out points, और इस तरीके से अलग अलग dimensions आपको cover करने हैं. Okay, so Aristotle golden mean principle का violation है. तो ये क्या बोलता है? That a person should have courage to stand by truth, temperance, that is control in his emotion, courage होना चाहिए, temperance होना चाहिए, prudence होना चाहिए. And these principles are now replaced by what? These principles are now replaced by courage. Courage को क्या replace करेगा? Cowardice, coward से. I have seen its pronunciation finally. It is replaced by cowardice. I've asked one of my friend, she knows the correct pronunciation for the word. I always make mistake in it. So she is replaced by coward say. Okay, see, again, the same issue. Then temperance. And this temperance is now replaced by expediency. And the prudence is replaced by, courage is replaced by fear or cowardice, and the temperance and prudence are replaced by expediency and साइकोफेंसी मतलब चाटुकारिकता, जो वो कह रहे हैं बस आप वही सुनते जाएंगे, वही करेंगे, बटरिंग बेसिकली टू प्लीज द अदर पर्सन. सो डोंट यू थिंक दैट देयर आर द मॉरल करप्शन एसोसिएटेड विद, और ये सबकी वजह से does it leads to the loss of public trust? ये सबकी वजह से क्या होगा? There will be loss of public trust as well as loss of credibility of the institution. So why would people trust you? Why they will respect you? आपके institution को, bureaucracy को. So I think these are sufficient. अब देख लेते हैं PDF में क्या है. इसके आंसर में आई थिंक ये सब इतने पॉइंट्स बहुत सफिशिएंट होंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो. सो ओके, द रिजल्ट इज लॉस ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स विद इन द ब्यूरोक्रेसी. यस ऑफ कोर्स, बिकॉज पॉलिसी पैरालिसिस है, आप डिसीजन ले ही नहीं सकते हो. आपको जो भी, आप में कितनी ही स्किल्स है, पर आप जो भी करोगे सिर्फ अपने पॉलिटिकल बॉसेस को प्लीज करने के लिए करोगे. सो देयर विल बी डिक्लाइन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स में फेस. अब देखो जो ये एफिशिएंसी वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमने देखा ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला है यहाँ पे, कि आपका काम एफिशिएंट नहीं हो पाएगा. एफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसीजरल वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, वो अच्छा नहीं हो पाएगा बिकॉज देयर इज इंटरफेरेंस. देन वीकनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी रहेगी ही नहीं. पॉलिटिकल न्यूट्रल आपको रहना है, वो चीज रहेगी ही नहीं. और this weakens the checks and balances of the system and reduce the accountability of bureaucracy. Then there will be public distrust. I've already explained to you.
Okay, 3 are given. We have already done enough. Okay. So now comes to your next case study. चलिए अगली केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं. In one of the district of a frontier state, narcotic menace has been rampant. चलो क्या क्या प्रॉब्लम है उनको सबको पहले मार्क करते चलते. ठीक है. नार्कोटिक सबसे पहली प्रॉब्लम आई सामने. एक डिस्ट्रिक्ट में नार्कोटिक की प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम है मनी लॉन्ड्रिंग की. देन थर्ड इज पॉपी अफीम, मशरूमिंग ऑफ पॉपी फार्मिंग. फोर्थ इज arms smuggling, and fifth is stalling of education. Education system is at hot. Okay. तो एक कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसमें नार्कोटिक्स की प्रॉब्लम है, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम है, अफीम की खेती, पॉपी फार्मिंग की प्रॉब्लम है, आर्म्स स्मगलिंग होती है, नियर स्टॉलिंग ऑफ एजुकेशन. मतलब कि बिल्कुल मिर्जापुर बना पड़ा है. ओके. देन यू ऑल्सो सी, you also have some confirmed report that local politician as well as some senior public police officers, matlab there is a nexus with the criminals. The local politicians and the police officers are providing surreptitious patronage to the drug mafia. Yes, there is a nexus. There is a nexus. At that point of time, a woman police officer known for her skills in handling such situation is appointed as SP. Now identify, if you are that same police officer, identify the various dimensions of the crisis. Based on your understanding, suggest the measures. अब various dimensions of the crisis का मतलब यही है कि कौन कौन से crisis यहाँ में देखने को मिल रहे हैं. We have already marked them. अभी देख लेते हैं. And what measures are there to deal with the crisis. अब ये जो measures पूछे हैं, इसको लिखने का ना दो तरीके हो सकते हैं. इसको इनफैक्ट समझने के भी दो तरीके हो सकते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे. सी, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ. देखो जो ये लाइन पढ़ी है, दैट्स हाउ, एंड स्पेशली यूपीएससी के शायद क्वेश्चंस की कितना ब्यूटी ही यही है कि ये आपको हर चीज से जज करते हैं. They have used the word women police officers. See, I know कि time change हो रहा है, अब situations अलग हैं, and be the male or the female, we all believe in gender equality. We must believe in gender equality. But हो सकता है कि कुछ एक हो जो यहाँ women police officer पढ़ के जो भी suggestion दे या suggestive measures दे, उनमें protection of self या फिर एक मतलब कहते हैं ना कि इस भावना के साथ देखिए कि यार ये वुमेन पुलिस ऑफिसर है, शी नीड टू बी प्रोटेक्टेड फर्स्ट. सी, यहाँ पे neither she is men nor she is woman, she is just a police officer. She is an SP, so she need to decide along with that, decide on line of that. तो she is an SP. तो अगर आपके एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भाई कहीं पे टेररिस्ट, सपोज एक इस तरीके की केस स्टडी आ गई कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और वो टेररिस्ट अटैक में जो भी उनके अगेंस्ट लड़ने गई है, जिस जो एक कहते हैं ना कि एक टुकड़ी को भेजा है, कमांड को भेजा है, वो लड़ने की जो हेड है वो एक वुमेन है, जो कमांडो. तो ऐसी सिचुएशन में आप वो वुमेन है तो आप क्या करेंगे. तो यहाँ समझिएगा कि जानबूझ के ये मेंशन किया गया है वो वुमेन है बिकॉज दे डू वांट टू चेक योर साइकोलॉजी एज वेल. वो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या क्या करेंगे. आप अगर ऐसे में ये कहते कि भाई वो किसी मेल दूसरे कमांडर को फोन करके बोले कि उसे हेड कर दे, देन आई मीन दैट वुड बी अमाउंट ऑफ व्हाट, दैट वुड बी अमाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ द ड्यूटी बिकॉज दे बोथ आर ऑफिसर्स.
सो दोनों का ही जो भी मतलब कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो सेम होगा। तो ऐसे कुछ जो क्वेश्चंस है उनको देख के भावनाओं में नहीं बह जाना, पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि आपकी जो भी ऑफिशियल पोजीशन है, आप जो भी कैरी आउट कर रहे हैं, किसी हीरोइज्म की वजह से नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। ठीक है, आपका काम है और इसलिए आप कर रहे हैं। आपकी जगह वुमेन हो, मेन हो, कोई भी हो, उसका ये काम रहेगा, उसकी ये ड्यूटी रहेगी। तो ऐसे कोई क्वेश्चंस आए जहां पे स्पेसिफिकली कोई जेंडर मेंशन हो, इस तरीके की कोई चीज हो, भावनाओं में मत बह जाना कि ठीक है वुमेन है तो पहले सेफ्टी इंश्योर करेंगे और अगर मेन पुलिस ऑफिसर है तो वो जाएगा और सीधा गुंडों से भिड़ जाएगा। ये नहीं करना है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक एस्पिरेंट हैं, उन्हें सिविल सर्वेंट चाहिए है। ओके, तो उस चीज का ध्यान रखना है। कंट्रोल योर इमोशंस, बिल्कुल प्रेग्मेटिक होकर विद द प्रूडेंस। और यही एथिक्स सब्जेक्ट की ब्यूटी है कि इट हेल्प इन योर ओवरऑल डेवलपमेंट एज वेल। ओके, so identify the various dimension of crisis and based on your understanding suggest measures to deal with the crisis. So various dimensions क्या हो सकते हैं, देखो, नार्कोटिक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, कॉपी फार्मिंग, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आर्म्स स्मगलिंग, कॉपी फार्मिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, नार्कोटिक्स, एजुकेशन क्राइसिस एंड पॉलिटिकल एंड पुलिस करप्शंस, दीज आर द डायमेंशंस। अब देखो अगला क्या पूछा है, एक क्वेश्चन हमारा हो गया, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग सजेस्ट मेजर्स टू डील विद द क्राइसिस। सी, आप मेजर्स टू डील विद द क्राइसिस में ना आप सिंपली इस तरीके से 1 2 3 4 पॉइंट भी लिख सकते हो। और इसको ना करने का एक और तरीका हो सकता है, मे बी बेटर देन दिस। सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और 7 8 आपके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिखिए, चाहे तो प्रॉब्लम लिखिए और उसके सामने आप क्या स्टेप लेते हैं वो लिख दीजिए। आइदर यू कैन डू दिस और सिंपली 1 2 3 4 करके इस तरीके से आंसर इसका दिया जा सकता है। अब यहाँ पे लाइन बाय लाइन देखते हैं शुरू से अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो प्रॉब्लम थी नारकोटिक की, नारकोटिक। दूसरी प्रॉब्लम थी मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरी प्रॉब्लम थी मनी लॉन्ड्रिंग। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, आर्म्स स्मगलिंग। अच्छा, यहाँ बीच में एक और आएगा, रुको, नार्को, चलो इसको इधर ही कर देते हैं, नार्कोटिक एंड पॉपी फार्मिंग, बेसिकली ड्रग अब्यूज, आर्म्स स्मगलिंग, स्टॉलिंग ऑफ एजुकेशन, और इसके अलावा करप्शन। ये 5 डायमेंशन थे इस पूरे केस स्टडी के। अब या आप ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 5 करके लिखो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। अब हर एक प्रॉब्लम को सोचिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आज मैं बोल नहीं रही हूं तो ऐसा मत करना कि वीडियो पॉज ना कर रहे हो, अपनी कॉपी में कर लिखते रहिए, करते रहिए प्रैक्टिस। आपके एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं, प्रैक्टिस इज द की। सबसे पहले है नारकोटिक्स, ड्रग्स। क्या नारकोटिक्स या ड्रग के लिए आपको कोई एक्ट पता है, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, आप जानते हैं, मतलब इतना तो न्यूज वगैरह भी आप लोगों ने सुनी होगी, नारकोटिक्स और ड्रग्स की तो आए दिन न्यूज आती रहती है। सो इंडिया में वी हैव द एक्ट एनडीपीटी। ईयर ना भी याद आए कोई बात नहीं, आप सिंपल एनडीपीटी एक्ट भी लिख सकते हो। अभी आप लोगों को मैं बता देती हूँ यहाँ पे, अगर एग्जाम में इसे करना है तो नारकोटिक, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये एक्ट आपको बीइंग एन एसपी कुछ पावर देता है। ठीक, और ये एक्ट है 1985 का।
तो आप ये लिख सकते हो जब इसका आंसर करो कि बीइंग एन एसपी आई विल while using my powers under NDPT Act 1985 आप क्या करोगे अब इस सिचुएशन में, ठीक है, ये एक्ट भी मान लो याद नहीं है, पॉपी फार्मिंग और नार्कोटिक को रोकने के लिए किस चीज की जरूरत है? यू विल इंक्रीज द सर्वेलेंस एंड विजिलेंस, और इसके लिए यू विल स्टेब्लिश अ स्पेशल टास्क फोर्स, यू कैन आल्सो से दैट कि मैं एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो बनाऊंगी, और इस एक्ट के तहत कंप्लेंट्स जो है वो उनकी फाइल कर, ठीक है, जो भी मतलब कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाएगा और उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करी जाएगी, ठीक है। तो एफआईआर, स्पेशल टास्क फोर्स, सर्वेलेंस इंक्रीज करना, एफआईआर लॉन्च करना, तो ये कुछ पॉइंट हो सकते हैं, करेक्ट। चलो अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में आप लोगों ने नाम सुने ही होंगे कुछ, आए दिन आजकल तो न्यूज में आते रहते हैं। मैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, I'll use Prevention of Money Laundering Act 2002 to take actions, and will also involve ED, Enforcement Directorate, for further investigation carry out करने के लिए आप ED से कहेंगे एंड ED will investigate, ठीक है। तो ये तो है एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। क्या आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ये तो है कि है ना प्रॉब्लम हो गई उसके बाद, क्या आप कुछ इस सिचुएशन में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकते हो? देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स ये हो सकते हैं दैट आई विल यूज ऑफ, you won't, but you will make sure that there will be use of, एक सेकेंड, there will be use of, ये बहुत पहुंच पहुंच हो गया है, एक सेकेंड हमने देखा था आर्म स्मगलिंग, नहीं आर्म स्मगलिंग नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग था। So we'll say the Prevention of Money Laundering Act, then in our ED को involve करेंगे for further investigation, then there I will use blockchain technology ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके बारे में पता किया जा सके, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था सिचुएशन में, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम थी आर्म स्मगलिंग। आर्म स्मगलिंग के लिए मैंने कई बार करा दिया है अनलॉफुल, जो इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनके अगेंस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, using power given in that you can have the preventive detention, you can take orders for the preventive detention, also you can do raid, you can increase surveillance, you can increase the intelligence. So these three. Fourth was the problem of, what was the fourth problem?
The fourth problem was that of education. So for education, because the area, you can assume that the area is suffering from this problems of drugs, so there would be need for something like Nasha Mukti Abhiyan and increasing rehabilitation facility for the youth. Also, there is a need for the counseling and support to those who indulge in the activities of like drug lena, drug taking or ye sab. Then you can also start various skill development programs which has been launched by government. आप इंश्योर कर सकते हो कि उस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रोग्राम का सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा हो. Then at school level, you will ensure some scholarship or MDM, midday meal schemes का effective implementation. The fifth was the nexus, and to break the nexus, you will collect the evidence and you'll go with the departmental inquiry against the officials involved. And you can use यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एज वेल. ठीक है, उसके यूज करके डिपार्टमेंटल एक्टिव जो इंक्वायरी है दैट कैन बी इनिशिएट. उसके बाद बीएनएस को भी यूज किया जा सकता है एंड डिपार्टमेंट इंक्वायरी कैन इनिशिएट एंड द एफआईआर कैन बी लॉन्च्ड. सो ये चीज, दिस इज इट फॉर द आंसर. नाउ लेट्स सी what is given in your PDF as well. So I hope ये सब आपको clear होगा. चलिए आते हैं अगली केस स्टडी के ऊपर. तो एक सिंपल केस स्टडी है हमारी और ये हमारी पीडीएफ में भी आराम से हो जाएगी. इसमें ऐसे कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है. 3 स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं और इन 3 स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे गए हैं. व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, सो आई फाइंड आउट कि ये तो अपना आराम से यहाँ पे हो जाएगा और ये सब आप लोग कर भी लोगे. पॉज द वीडियो और एक बार ट्राई करो करने की. ये सब मत देखना, जस्ट पॉज द वीडियो और वो पीडीएफ देखना जो आप लोगों के पास है. अभी पॉज करो इसको. चलो ठीक है. So in recent time, there has been an increasing concern in India to develop. Concern क्या है? To develop the effective civil service ethics, code of conduct, transparency measures, ethics and integrity system, and anti-corruption agencies. In view of this, there is a need being felt to focus on 3 specific areas which are directly relevant to the problems of internalizing integrity and ethics in civil services. Okay, so there are basically 3 focus area which is relevant to the problem of internalizing integrity and ethics. Civil services में ethics और integrity लाने के लिए 3 areas है जिन पे काम होने चाहिए. तो आप क्या steps लोगे कि ये जो तीनों चीजें हैं ये ensure हो सके. ठीक है. So first is anticipating specific threat to ethical standard and integrity in the civil services. अगर सिविल सर्विसेज में कोई भी थ्रेट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे उसको एंटिसिपेट किया जाएगा? द फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकंड इज स्ट्रेंथनिंग द एथिकल कॉम्पिटेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट. ठीक है, कैसे सिविल सर्विसेज की एथिकल कॉम्पिटेंस, मैं कई बार बता चुकी हूँ. व्हाट इज एथिकल कॉम्पिटेंस? इट इज द डिसीजन मेकिंग. Then developing administrative process and practices which promote ethical value and integrity in civil services. चलो
So suggest institutional measures to address the above three issues. तीनों issues को measure करने के लिए क्या तीनों issues को address करने के लिए institutional measures क्या लिए जा सकते? पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार चीजें देखते हैं. फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है? टू एंटिसिपेट द स्पेसिफिक थ्रेट. अब देखो, अगर एंटिसिपेट वर्ड नहीं है और क्वेश्चन ये था व्हाट आर द स्पेसिफिक थ्रेट टू द एथिकल स्टैंडर्ड एंड इंटीग्रिटी, फॉरगेट दिस वर्ड. क्वेश्चन इस तरीके का आता है, व्हाट आर द स्पेसिफिक थ्रेट टू एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड इंटीग्रिटी इन द सिविल सर्विसेज. सो आज के कंटेक्स्ट में ये स्पेसिफिक थ्रेट क्या हो सकता है? अभी हमने देखा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो नेक्सस चल रहा है, दूसरा डेटा का एआई का मिसयूज जो हो रहा है, तीसरी चीज क्या हो सकती है? So first is politicization of bureaucracy, then there would be some technological threat, then there is some कहते lure जो आप लोगों को okay I'm not finding the correct word, पर जैसे जो benefits, extra benefits in the form of post retirement, ठीक है, and while you are in service then in the form of plum posting. So these benefit. Third, increasing materialism and bureaucratic criminal जो nexus है, these are the specific threat. अब इसको एंटिसिपेट कैसे किया जा सकता है? देखो, इसको एंटिसिपेट करने के लिए मतलब हमने पहले अभी देखे थे जो ये है ना, इनको एंटिसिपेटिंग का आंसर मत समझ लेना भाई. मैंने अभी आपको ये समझाया है कि आज के प्रेजेंट टाइम में सिविल सर्विसेज के लिए क्या स्पेसिफिक थ्रेट हो सकते हैं. तो मेजरली जो ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिसाइजेशन है, पॉलिटिसाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ कि आप उन्हें प्लम पोस्टिंग दे देंगे, आप उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट दे देंगे. तो ये दूसरा जो टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है, और तीसरा जो ये ब्यूरोक्रेट और क्रिमिनल नेक्सस है. तो ये तीनों जो हैं इनको हम कह सकते हैं कि मेजरली दीज आर थ्रेट. अब इन थ्रेट्स को एंटिसिपेट, फाइंड आउट, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एथिक्स में सिविल सर्विसेज में एथिक्स और इंटीग्रिटी और लेके आनी है. तो कैसे हम इन थ्रेट्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं, इन खतरों को भांप सकते हैं, इनकी जांच कर सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दैट वुड बी द आंसर, वुड गोइंग टू बी द आंसर. और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट एथिक्स कमीशन और इंटीग्रिटी यूनिट to identify and analyze the potential threat. Then there should be the conduct of regular risk assessment and integrity audit. Integrity audit और risk assessment किए जा सकते हैं. Then there should be a comprehensive code of conduct that clearly define expected ethical behavior, what the organization demand from you. So that you should develop a comprehensive code of conduct for that. ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है. सेकंड क्वेश्चन क्या था? strengthening the ethical competence. What is ethical competence? Is the competence to take right, ability to take right decision, ability to work in pressure, और इस तरीके से strengthening the ethical competence of civil servant. अब अगर उनकी competence बढ़ानी है तो सीधी सी बात है, कंपिटेंस बढ़ाने का तो एक ही तरीका है कि ट्रेनिंग दो, ठीक है, और ट्रेनिंग भी सही तरीके से दो. ट्रेनिंग में ऐसी चीजें दो को इंट्रोड्यूस करो जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके. ओके, सो उनकी कंपिटेंस बढ़ाने के लिए मेजरली क्या चीजें करी जा सकती हैं? फर्स्ट इज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. और जो ट्रेनिंग है उसमें यू शुड इन्वॉल्व that the training should involve certain sensitivity aspect to it, जिससे उनके अंदर sensitivity, compassion, empathy, public service, इस तरीके की values को develop किया जा सके. Also you'll able to develop the emotional intelligence. नेक्स्ट क्या किया जा सकता है कि पॉलिटिकल प्रेशर. देखो यहाँ पूछा गया एथिकल कॉम्पिटेंस को, आप अच्छे डिसीजन ले लो. अब हम लोगों ने पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी में ही पढ़ा था कि मेजर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी के नेक्सस से एक पॉलिसी जो पैरालिसिस है उसकी प्रॉब्लम आ गई है. उसको करने के लिए वी नीड टू रिड्यूस द पॉलिटिकल प्रेशर. और इसमें कई चीजें करी जा सकती हैं कि क्लियरली डिफाइन किया जाए बाउंड्री को. और ये पर यहाँ पर एक सेकंड एआरसी कमीशन ने एक बड़ी चीज बोली है
बहुत चीजें होती हैं, पर मेजरली जो एक मेजर टूल पॉलिटिशियंस के पास होता है ब्यूरोक्रेट्स को अपने, कहते हैं ना कि एक, आप भी जानते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को इजीली निकाला नहीं जाता, पर ब्यूरोक्रेसी जो पॉलिटिशियंस है उनके हाथ में एक बहुत बड़ी चीज होती है, ट्रांसफर। और इसीलिए सेकंड एआरसी ने कई बार बोला है कि जो पॉलिटिशियंस है उनके हाथ में ये प्रोसीजरल चीजें नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफर कर देना, पोस्टिंग कर देना, इधर से उधर शिफ्ट कर देना, कहीं डेपुटेशन पे किसी ऑफिस में लगा देना, क्योंकि ये इन्हीं का यूज करते हैं। सो वी कैन ऑल्सो सजेस्ट टू रिड्यूस पॉलिटिकल प्रेशर। एआरसी ने बोला है कि जो ट्रांसफर है दैट शुड नॉट बी डन बाय एनी पॉलिटिशियन, उसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन पे ये होना चाहिए। तो थर्ड ब्रीफली, मतलब जो ओवरऑल, मतलब ये कहते हैं ना कि जो क्रक्स है में चीजें हो सकती हैं, ये पॉइंट्स जरूर होने चाहिए इस आंसर में कि आप कुछ प्रोसीजरल रिफॉर्म्स लेके आएंगे। ओके, सो चलो देखते हैं। और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट इज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन एथिक्स आप चला सकते हो। सेकंड, टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी through awareness campaigns, workshop and seminar. प्रोफेशनल नेटवर्क्स या एसोसिएशन बनाने के लिए इंकरेज कर सकते हो सो दैट एथिकल वैल्यूज इंक्रीज हो। देन डेवलपिंग, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, दो तीन ये प्रोसीजरल चीजें होंगी। तो हमने ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और रिड्यूस पॉलिटिकल प्रेशर ये देखा। प्रोसीजरल रिफॉर्म में आप ये सब चीजें लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ, encourage the formation of professional network and association to foster a culture of ethics and integrity, awareness campaigns, through the awareness campaigns, workshop and seminar. So the next is developing administrative process and practice in which promote ethical value. अब ऐसे तीसरी फैक्टर है कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को हमें डेवलप करना है विच प्रमोट एथिकल वैल्यू एंड इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी, यानी कि यू शुड अबाइड बाय द oath to uphold the constitution, to safeguard the constitution, आप अपनी शपथ ना भूलें। सो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए सेम प्रोसीजरल रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। देन इन सिविल सर्वेंट्स की अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आप अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए स्टेप्स ले सकते हो, जिसमें ऑडिटिंग हुआ, रेगुलर असेसमेंट हुआ, इंस्पेक्शंस हुआ। देन ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम जो है और ओपननेस जो है वो ब्यूरोक्रेसी में बढ़ाई जानी चाहिए, और इसके लिए आरटीआई को स्ट्रेंथन कर देना चाहिए। देन टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, डेटा एनालिटिक्स, इनका यूज किया जा सकता है। और जो ब्यूरोक्रेट्स ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, जिनमें इंटीग्रिटी है, उनको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उनको पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए, उनपे हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें हो सकती हैं। सो टू इम्प्लीमेंट ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन प्रोसेस, ओके। ओपन एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ओपन गवर्नेंस के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया आरटीआई का यूज किया जा सकता है, उसको और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। एंड एस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग एंड एड्रेसिंग करप्शन, यस दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर कोई अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, करप्शन हो रहा है, जैसे पीसीए में 3 साल की सजा है, जो फाइन है वो भी बहुत मिनिमल है, उसको इंक्रीज करना चाहिए, बहुत हेफ्टी अमाउंट ऑफ फाइन इन पे लगना चाहिए। एंड देन देयर आल्सो एन इंक्रीज इन द सेफगार्ड एंड टू strengthen the to increase the safeguard and to strengthen the whistleblower protection policies, so that कि अगर कोई आप में से ही, कोई ब्यूरोक्रेट्स में से ही करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाता है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। So that's all for today's lecture and the case studies for 2019. किसी को भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो you can ask in the comment section. Thank you very much. Thank you for today's class.